नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो कि दिसंबर में प्रस्तावित है, उसको ध्यान में रखते हुए यह मॉडल प्रश्न पत्रों की पूरी एक श्रृंखला है और इसमें हमने 4 मॉडल टेस्ट पेपर अभी तक हल किए हैं। ये 5वें नंबर का है और इस 5वें मॉडल प्रश्न पत्र में आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रारूप वही रहता है, बस प्रश्न नए हो जाते हैं। कुल मिलाकर 3 सेक्शन है और उसमें 40 प्रश्नों का टोटल डिवीजन है। 10 प्रश्न आपको सेक्शन ए में मिलेंगे, 10 प्रश्न आपको सेक्शन बी में मिलेंगे और 20 प्रश्न आपको मिलेंगे सेक्शन सी में। लेकिन जो सेक्शन सी होता है उसमें 25 वर्ड्स की लिमिट होती है, तो बहुत छोटे छोटे आकार के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको मिलते हैं और इन पर नंबर भी कम होते हैं, सिर्फ 2-2 अंक के होते हैं। तो वहाँ सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें लिखनी होती हैं, जो एक्सप्लेन या एक्सप्लेनेशन होती है या डिटेल आपको एनालिसिस करनी होती है वो सेक्शन ए में करनी होती है, जहाँ पर 125 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो शुरुआत वहीं से होती है। और एक चीज़ और है कि जितने क्वेश्चन है वो सभी कंपलसरी हैं। देखिए, सेक्शन ए में एंजल टैक्स के बारे में कहा गया है और कहा गया है कि इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद जो इसमें दूसरा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या था, इसके जो विज़न थे वो कौन से थे। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि जो टैक्स के मामले में पूछा गया क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि जो कर का अनुपालन है उसको सुधार करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। इसके बाद आज़ाद भारत की चुनौतियों का हमें उल्लेख करना है। मतलब जब देश आज़ाद होता है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उन्हें हमें यहाँ दर्शाना है। इसके बाद हमें ये लिखना है कि जो स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज वाली अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या चीज़ है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है या सरकार उनकी दिशा में क्या प्रयास कर रही है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आपको जो खनिज बेल्ट और खनिज वाला मुद्दा है उस पर प्रकाश डालना है। लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां हैं उस पर प्रकाश डालना है। लॉर्ड डलहौजी जो था उसे सभी बुरा भला कहते हैं, लेकिन उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, भले ही स्वार्थ की वजह से किए हों। उसने अपने फ़ायदे के लिए या ब्रिटिश साम्राज्य के उन्नयन के लिए किया था, लेकिन फिर भी उससे एक संरचनात्मक ढांचा बनता है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसने डेवलप किया था उसके बारे में हमें लिखना है। इसके अलावा आपको इसमें जो ICT 4D है ये वाला जो मुद्दा है इसको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो 9वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें ये पूछा गया है कि उर्वरकों के क्षेत्र में जो फर्टिलाइजर्स का एरिया है उसमें यूपी के पास कौन कौन सी दिक्कतें हैं, उत्तर प्रदेश के सामने समस्याएं कौन सी हैं, ये हमें लिखना है। और 10वें वाले में साइबर सुरक्षा नीति जो है उसका हमें ब्यौरा देना है। तो इस प्रकार से ये पूरा सेक्शन ए है। सेक्शन बी में भी इसी प्रकार से 10 प्रश्न हैं, जैसे कि PM यहाँ पे स्वनिधि योजना है और उसके बाद आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत योजना है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें जो रोलेट सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में प्रश्न आया है। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न है और लास्ट वाला जो है उसे आप देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के बारे में पूछा गया है। इसके बाद सेक्शन सी को आप देख रहे हैं, इसमें 20 प्रश्न है और टोटल जो नंबर मिलने वाले हैं वो 40 अंकों का पूरा मामला है और 2-2 नंबर के ये प्रश्न हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो समुद्र सेतु है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये क्या चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे ICGS सचेत के बारे में क्वेश्चन आया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता पूरा नहीं, जो हड़प्पा स्थान है वहाँ के बारे में हमें लिखना है। इसके बाद कनिष्क पर आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। इसी प्रकार से ये टोटल नंबर में अगर देखा जाए तो 20 है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं, इनका मॉडल आंसर देखते हैं और देखते हैं कि कैसे लिखना है, क्या अप्रोच लेकर चलना है। यहाँ पर देखिए आंसर की है और मॉडल आंसर लिखा हुआ है। आप बिल्कुल ही ऐसा लिखिए, ये आवश्यक नहीं है, आप अपने शब्दों में लिखिएगा, यहाँ से आइडिया ले लीजिए। और एक बात और है कि इस पेपर को अपने से हल करने का प्रयास एक बार ज़रूर कीजिएगा। स्टॉप वॉच में टाइम फिक्स कर लीजिए और उसके हिसाब से अपना लिखना चालू करिए और 3 घंटा जैसे ही फिनिश होता है वैसे ही अपनी लिखाई बंद कर दीजिएगा और देखिए कि आप खुद से एक निर्धारित समय में कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यही इस समय ईमानदारी से प्रयास करना आवश्यक है। इसमें अगर आप 1-2 मिनट ज़्यादा भी ले लेते हैं तो इसमें गलत होगा, क्योंकि ये कोई परीक्षा हॉल नहीं है, यहाँ पर आप एग्जामिनर से समय नहीं मांग रहे हैं, ये समय आपका खुद का है और ऐसे में आपको अपनी तैयारी का जो सटीक मूल्यांकन है वो करना है। तो 3 घंटे का समय लीजिएगा और उसमें लिखने का प्रयास करिएगा। जितना हो सके उतना इस समय आंसर राइटिंग करिए, परीक्षा एकदम सिर पर आ चुकी है और यही सबसे कारगर उपाय है। देखिए, एंजल टैक्स के बारे में पूछा जा रहा है और इसमें कहा गया है कि ये क्या चीज़ है। तो जारी किए गए जो शेयरों का शेयर मूल्य होता है, अगर वो कंपनी के उचित मूल्य से ज़्यादा है, कंपनी का जो अपना मूल्य है उससे ज़्यादा है, तो उठाए गए पूंजी पर जो अधिक मूल्य होता है उस पर ये टैक्स लगता है, ये इसका प्रावधान है। और हाल ही में सरकार ने जो स्टार्टअप्स थे, जितने भी स्टार्टअप बिजनेस होते थे, उन पर एंजल टैक्स को 30% के रूप में यहाँ आरोपित करने की बात कही थी और परिणाम स्वरूप इसका स्वागत नहीं किया जाता है, मतलब इसे लोग अच्छा नहीं मानते हैं। और बाद में एक नया विनियमन आता है जिसके हिसाब से अप्रैल 2016 से पहले शामिल किए गए जितनी भी
चीज़ें थी वो इसमें आती हैं, और शेयर पूंजी भुगतान ये 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस पर एंजल टैक्स से छूट दी जाएगी। यहाँ टैक्स में डिस्काउंट का मामला अब सामने आता है। इसके साथ साथ आप ये लिख सकते हैं कि जो बजट 2019 वाला था उसमें कर की छूट के लिए निवेश की जो सीमा थी वो 25 से लेकर 40 करोड़ कर दी जाएगी। मतलब 25 से उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 40 करोड़ रुपए कर दिया गया। और उसके साथ ही जो 10 ईयर्स का यहाँ पे मामला दिया हुआ है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 10 साल से पहले शुरू किए गए जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सभी छूट के पात्र हैं। यानी आज से 10 साल पहले जितने स्टार्टअप बिजनेस शुरू किए गए थे वो सब इस छूट के दायरे में आएंगे। थोड़ा सा राहतकारी यहाँ पे नतीजे सामने आते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, जैसे लेटर अ न्यू रेगुलेशन केम विथ हाईलाइटेड दैट स्टार्टअप, ये आप लिख सकते हैं और इसमें पॉइंट डालकर लिख सकते हैं। तो इसकी जो टर्म और कंडीशन है उसको डाल दीजिएगा, और इसके साथ ये लिख दीजिएगा कि एक सुझाव दिया गया था कि एक कामकाजी समूह है और इसे बनाया जा सकता है जो एंजल निवेश स्टार्टअप, इसके अलावा कराधान की सीमा, स्टार्टअप पर प्रभाव और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा या बहस कर सकता हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो इतना लिखा जा सकता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि डिस्कस द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मतलब जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके विजन यानी उसके जो दृष्टिकोण और लक्ष्य हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो यह भारत को डिजिटली सशक्त बनाने का एक कार्यक्रम है, ये तो आप जानते ही हैं। और यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको भी डिजिटल करके इम्प्रूव करना, ये भी एक टारगेट है। और यहाँ पर पावर टू एम्पावरमेंट, इस प्रकार से इसका टारगेट रखा गया है। तो देखिए यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा जा रहा है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, देखिए हाई स्पीड इंटरनेट इन ऑल ग्राम पंचायत, यानी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ हाई स्पीड का इंटरनेट या उसकी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध हों। इसके अलावा सेफ्टी ऑफ साइबर स्पेसेस, मतलब जो साइबर क्षेत्र है उसकी सुरक्षा। और ये सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है क्योंकि डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है उसमें सभी कुछ डिजिटल होने वाला है, यानी लेन देन या पैसे का मामला हो या जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसमें धोखाधड़ी की भी उतनी ही संभावना है। और ऐसे में साइबर क्राइम एक नई समस्या बनकर उभर रहा है और भारत के पास अभी इससे निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए ये क्षेत्र ध्यान देने योग्य है। इसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड वाला, इसमें ई मोबाइल ई बैंकिंग जो प्रावधान है वो पॉसिबल हो सकता है। डिजिटल आइडेंटिटी, ये भी एक इसमें फैक्टर है। और इजी रीच टू कॉमन सर्विस सेंटर, ये एक इसमें प्रावधान है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इसके अलावा गवर्नेंस और सर्विस ऑन डिमांड के बारे में अगर कहा जाए तो इसमें लिंक टू डिजिटल मोड थ्रू सिंगल विंडो एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं इसमें अमेजन को, या जितनी भी ई कॉमर्शियल साइट्स हैं उनको आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा कैशलेस जो सिस्टम है ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब जेब में आपको नगद पैसे लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ पर डिजिटल लेन देन के फॉर्मेट में होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, पेटीएम वाला जो इसमें सुविधा है उसको भी आप लिख सकते हैं, या इस प्रकार के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनके द्वारा हम पैसे का लेन देन कर सकते हैं या चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं डिजिटल एम्पावरमेंट में, ये नेक्स्ट है, तो अलग अलग आप हेडिंग डालकर लिखिए या पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उससे कोई समस्या नहीं है। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं डिजिटल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल रिसोर्सेस, ये सब चीज़ें हैं। क्लाउड जो डिजी लॉकर के बारे में कहा जा रहा है वो भी इसमें सुविधाजनक है, जैसे गाड़ी के लाइसेंस वगैरह हैं तो उसको आपको अब जेब में लेकर या गाड़ी में लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप घर में रख लीजिए और डिजी लॉकर के माध्यम से जो दस्तावेज हैं उनका ई फॉर्मेट जो चेकिंग करने वाले लोग हैं उनको दिखा दीजिए, इस प्रकार से होता है। इसके बाद जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें भी डिजिटल सर्विस का होना, ये आम जनता तक उसकी पहुंच को और ज़्यादा मजबूत करेगा। और ई विधान, ई संसद, इस प्रकार के जो डिजिटल गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म हैं उनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ई गवर्नेंस प्लान के बारे में कहा जाए तो इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू मेक दिस ड्रीम अ रियलिटी, मतलब यहाँ पे ये जो स्वप्न है इसको वास्तविकता में बदलने के लिए अलग अलग तरीके के प्रावधान किए जा रहे हैं, तो उसी में से एक ई गवर्नेंस भी है। ई गवर्नेंस जो है ये क्या है, जितनी भी प्रशासनिक चीज़ें हैं, जितना भी शासन संबंधी कामकाज है या मुद्दा है उसको ई फॉर्मेट में चेंज करना ताकि सुविधाजनक तरीके से हम उसे हैंडल कर सकें। इसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंसेस इन इंडिया, मतलब भारत में जो कर सुधार है। अब कर सुधार के बारे में यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, कर अनुपालन का जो सुधार है। टैक्स पेयर्स बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें से जायज़ तरीके से टैक्स देने वाले बहुत कम हैं। और एक चीज़ और है कि भारत में जो आर्थिक चीज़ है उसके मामले में असमानता है, कुछ बहुत ज़्यादा पैसे वाले पूंजीपति हैं और कुछ के पास एकदम ही धन नहीं है। तो जो टैक्स पेयर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। कितनी इनकी मात्रा अगर आप देखना चाहें तो वो कितनी है, 11% है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, मतलब टैक्स पेयर्स कितने हैं, सिर्फ टोटल 11%।
और उसमें से भी पूरी तरह से कर्ज अदा करने या टैक्स अदा करने का काम कोई नहीं करता है। पूरी इसमें टैक्स की चोरी भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि व्यवहारिक हस्तक्षेप इसमें जैसे कि यूके और यूएस में है। इसके अलावा आप ये लिख दीजिएगा कि व्यक्तिगत मानदंड जो कि कर का भुगतान करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करने में नियोजित होता है, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कर अनुपालन में सरलता जैसे कि रिटर्न दाखिल करना, सेवाओं का उपलब्ध होना आदि, ये सब चीज़ें हैं। विश्वास का होना, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जो नागरिक सरकार और कारपोरेट में आवश्यक है और सरकार को अच्छी सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर का उपयोग करना चाहिए। मतलब सरकार को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि हम जनता का पैसा ले रहे हैं तो उसको हम लोकहित के कार्यों में लगा रहे हैं, उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा अगर विश्वास जनता के मन में पैदा हो जाएगा तो वो टैक्स देने से चूकेगी नहीं। फिर ये चीज़ें हैं। इसके अलावा पुरस्कार देने का जो प्रावधान है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ देशों में इस प्रकार का प्रावधान होता है कि जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने टैक्स का भुगतान किया है, उनको अवार्ड देकर सम्मानित किया जाए ताकि उनका मनोबल और ऊंचा रहे और बाकी लोग भी यह देखकर देखा देखी आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो ये सब चीज़ें यहाँ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से या पारदर्शिता के माध्यम से जो टैक्सों का इस समय चोरी करने का प्रावधान चल रहा है या सही ढंग से न चुकाने वाली कामकाज की गतिविधियाँ चल रही हैं, उसको हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ देख लीजिए, टैक्स जो होता है वो देश के हित में ही लिया जाता है। मतलब देश का जो खर्चा पानी है या एक तरह से कहा जाए तो जितने भी विकासात्मक कार्य होते हैं, जितने भी डेवलपमेंट के वर्क होते हैं, वो सब इसी के माध्यम से चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं वो टैक्स देते हैं, टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल करती है पब्लिक सर्विसेज में। तो ये जनता का पैसा जनता के ही काम में लगता है, लेकिन बीच में जो बिचौलिए होते हैं, ये नेता ही होते हैं और कोई नहीं ऐसा कर सकता, ये टैक्स का अच्छा खासा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि मेंशन द चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत के जो उसके सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां थी उनका हमें उल्लेख करना है। तो देखिए, आज़ाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, चैलेंजेस जो थे उनकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसमें से कुछ उस समय तत्कालिक थे और तत्कालिक को ही हमें लिखना है। हालांकि आप चाहें तो बहुत सारी जो चुनौतियां थी सबको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा फैलने की गुंजाइश है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है तो उस समय यहाँ पर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब राजशाही यहाँ बहुत ज़्यादा थी। छोटे छोटे राज्यों में हमारा देश बटा हुआ था और ये जो देशी रियासतें थी ये किसी भी कीमत पर भारत संघ में विलय नहीं होना चाह रही थी। अंत में क्या होता है कि एक समझौता पत्र तैयार किया जाता है और इसमें सामूहिक रूप से या एक एक करके अलग अलग देश, अलग अलग जो राज्य होते हैं वो हस्ताक्षर करना शुरू करते हैं। और ये काम जो एकीकरण का काम है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में इसमें 2-3 राज्य जो होते हैं वो रोड़ा अटकाते हैं। जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद का निजाम किसी भी कीमत पर भारत संघ में विलय नहीं होना चाह रहा था, तो वो अलग खड़ा था और पाकिस्तान से मदद मांगने चला गया। उसके बाद वहाँ सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, तब जाकर वो कंट्रोल में होता है। इसी प्रकार से जूनागढ़ जो रियासत थी वहाँ का राजा नहीं चाह रहा था भारत संघ में विलय होना, वो मुस्लिम था और वहाँ की हिंदू बहुल जनता जो थी वो भारत संघ में विलय चाह रही थी। तो ऐसे में वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाता है और उसके बाद नतीजे के तौर पे जनता की विजय होती है, तो जूनागढ़ ये भारत संघ में विलय हो जाता है। महाराजा हरि सिंह जो थे वो चाह तो रहे थे, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि उनकी स्वायत्तता को बरकरार रखा जाए। मतलब वो भारत संघ के प्रति निष्ठावान तो थे, लेकिन वो इसमें विलय नहीं चाह रहे थे। उनका ये चाहना था कि हम आज़ाद रहकर ही देश के प्रति वफादारी दिखाएं। लेकिन अंत में होता यह है कि जब बाहर से शत्रुओं का खतरा उनके सिर पर आ जाता है तो वो लेट लतीफ़ यहाँ पर सहमति देते हैं और बहुत देर हो जाती है। उतनी देर में जो निर्णय लेने में देर होती है, यहाँ कुछ नेहरू जी से देर होती है, कुछ हरि सिंह से देर होती है, और इसका परिणाम ये होता है कि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लेता है, जो कि आज भी नहीं छूट पाया है। तो ये सब समस्याएं थी जो कि आज़ाद भारत के सामने चुनौतियां थी। और उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसे की, आर्थिक समस्या। अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत को इतनी बुरी तरह से झिझोड़ दिया था, आर्थिक रूप से कमज़ोर बना डाला था कि ऐसी कंडीशन में देश को फिर से अपना ढांचा खड़ा करना था, और ढांचा खड़ा करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, और वो पैसा तत्काल में था नहीं। और उसके बाद जितने भी दुश्मन थे वो सीमाओं पर ताक लगाकर बैठे हुए थे कि देश अंदर से कहीं से भी कमज़ोर पड़ता दिखाई दे तो हमला करें, और हमले होते भी हैं। आप देखते हैं एक के बाद एक हमला होता है, चीन पाकिस्तान सब लगे ही रहते हैं। तो ये सब चुनौतियाँ थीं, आप इन्हें अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेज इन इंडिया। भारत में जो स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है ये असल में क्या है, और डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो ग्रामीण और शहरी एकीकरण है, दोनों के बीच की खाई को पाट कर एक सम्यतापूर्ण भारत का निर्माण करना,
ये उद्देश्य होना चाहिए, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। देखिए, स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट विलेजेस की जो अवधारणा है उसको जोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में इंडिया बनाम भारत वाली कंडीशन ये बहुत पहले से देखी जा रही है। मतलब देश का एक हिस्सा ऐसा है जो कि चकाचौंध से भरा हुआ है, ऊंची ऊंची इमारतें वहाँ पर हैं, एकदम डेवलप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जनता जो है वो एकदम अच्छी वाली है, मतलब रईस है, उसके पास पैसा है, खाने पीने के संसाधनों की कोई कमी नहीं है, ऐशो आराम के साधन हैं, और वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो चमक दमक में डूबे हुए हैं और पाश्चात्य सभ्यता का एकदम अंधा अनुकरण करते हैं। दूसरी ओर ऐसा भारत है जहाँ पे लोग झोपड़ियों में रहते हैं, या बहुत हुआ तो एक गलती से पक्का मकान अगर बन भी जाता है तो उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज रहना पड़ता है, मतलब उन्हें भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अधिकतर जो उसमें से आबादी है वो कृषकों की है, उन्हें खेती के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि वास्तविकता यह है कि वो पूरे देश को अनाज उपजाकर खिलाते हैं। अगर वो न रहे तो फिर दुनिया जो है वो भूखों मर जाएगी, क्योंकि कोई भी नोटों की गड्डियाँ नहीं खाएगा, खाएगा तो अनाज खाएगा, और वो किसान ही उपजा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इंडिया बनाम भारत वाला यहाँ बीच में संघर्ष चल रहा है और एक बहुत बड़ा गैप अंदर पैदा हो गया है, मतलब खाई बन गई है, तो उसको पाटने का यहाँ प्रयास है। इसमें ये किया जाएगा, सरकार की ये कोशिश है कि जो शहर हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, उनको तो स्मार्ट बनाया ही जाए, वहाँ की जितनी सुविधाएं हैं उनको स्मार्ट किया जाए। उसके साथ साथ जो विलेजेस हैं उनमें भी उसी प्रकार का डेवलपमेंट किया जाए, ताकि गाँवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, लोग गांव छोड़ छोड़कर शहर में जाकर बस रहे हैं सुविधाओं के लालच में या रोजगार के लालच में, तो वो वहीं पर रुके रहें, मतलब वो गांव में ही ठहरे रहें और वहीं पर अपनी जितनी भी सुविधाएं उनको मिल रही हैं उनमें खुश और संतुष्ट रहें। तो ऐसा तभी हो सकता है जब गांव में भी आप बढ़िया डेवलपमेंट उपलब्ध कराएंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, और आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? तो आप लिखिएगा कि भारत की जो आत्मा है वो गाँव में निवास करती है। लोग कहते हैं ना कि भारत माता ग्रामवासिनी, तो सही बात है, और करीब 67% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। अब बताइए कि आधे से अधिक तो जो हिस्सा है वो गाँव में है, और जो आधे से कम वाला बहुत थोड़ा सा हिस्सा है उसको पकड़कर हम बैठे रहते हैं और कहते हैं कि इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा है। और इसलिए स्मार्ट शहरों के साथ साथ स्मार्ट गाँवों को भी विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक आधी से अधिक आबादी तो वहीं पर है। और वर्तमान समय में जो ग्रामीण शहरी एकीकरण है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी संतुलित विकास की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख लीजिए, फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक स्मार्ट विलेज जो होगा उसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं होंगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी, इसके अलावा बेटर एजुकेशन होगी, और बेटर हेल्थ का वहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होगा, मतलब यातायात की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी खासी होंगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटेशन वाला मामला है और वाटर की एग्जिस्टेंस, अब देखिए पीने योग्य जो शुद्ध पानी है वो बहुत से गाँवों तक नहीं उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ के भूमिगत जल का स्तर शायद प्रदूषित हो चुका है, और ऊपर से जो पानी उन्हें मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता, तो वो दूषित पानी पीने के लिए विवश होते हैं। तो शुद्ध और जो स्वच्छ पेयजल है उसकी उपलब्धता, ये सब चीज़ें एक स्मार्ट विलेज के अंदर होनी चाहिए। मतलब जितनी भी आधारभूत सेवाएं हैं या सुविधाएं हैं वो गाँव को भी मिले, ऐसा प्रयास चल रहा है। इसमें बिजली हो सकती है, अब बिजली की भी आपूर्ति गाँव में, कुछ गाँव तो इससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं, लेकिन कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ ट्रांसफार्मर जल जाता है तो महीनों तक नहीं लगता है, या बिजली जो है वो टर्म बनाकर आती है कि एक हफ्ता आएंगे और एक हफ्ता नहीं आएंगे, इस प्रकार से, तो गांव वाले उसी हिसाब से तैयार रहते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं, और इन्हीं दिक्कतों के चलते गांव के लोग, थोड़ा सा भी मौका मिलता है, उनके पास थोड़ा सा सामर्थ्य इकट्ठा होता है, संसाधन इकट्ठे होते हैं, तो वो बेहतर जिंदगी चाहते हैं, जो कि हर आदमी का ख्वाब होता है, और इसके चलते वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो इससे शहरों में अनावश्यक भीड़ पैदा होती है। शहरों की जितनी क्षमता है अपनी जनसंख्या का वहन करने की, उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ घुस जाते हैं, तो इससे संसाधनों का अभाव वहाँ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बराबर बंटवारा हो और जो जहाँ का है वहीं रहे, वहीं पर सुखी रहे, ये भी एक बात है। तो इसके लिए दोनों को बराबर डेवलप करना ये आवश्यक है, इसे हम लिख देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बारे में कहा गया है, तो स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो आपको समस्याएं यहाँ की खोजनी पड़ेंगी। स्मार्ट सिटी में क्या है ये मायने कम रखता है, यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं ये मायने रखती हैं। तो दिक्कतें ये हैं कि शहरों में बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है। आबादी एक तो शहरों की खुद की है, और ऊपर से बाहर से लोग वहाँ रोजगार की तलाश में, जो गांव वाले हैं या आसपास के लोग हैं वो जाते हैं, और ऐसे में रोजगार की कमी प्लस जनसंख्या की अधिकता, ये सब दिखाई देता है। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है, और ये सब होगा तो बेरोजगारी होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही कारण है कि जो अच्छे अच्छे घरों में रहने लायक लोग नहीं हैं, मतलब जिनकी दैनिक आय या मासिक आय इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बढ़िया अपार्टमेंट खरीद कर रह सकें, तो वो झुग्गियों में रहते हैं।
बहुत ही गंदी और मलिन जो झुग्गियाँ होती हैं, स्लम्स होते हैं, उसमें रहते हैं। और यह भी अपने आप में एक समस्या है। अभी आपने देखा कि कोरोना वायरस जो महामारी थी वो धारावी जो मुंबई की बस्ती थी, स्लम एरिया था, वहाँ पे पनपती है और बहुत तेज़ी से फैलती है। तो वहाँ तेज फैलने का रीज़न क्या था? एक तो बहुत सघन बस्ती थी और दूसरा वहाँ पे जो सैनिटाइजेशन था उसका अभाव था, यानी स्वच्छता का अभाव था। और इसके चलते वायरस को वहाँ पनपने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। हालांकि उन लोगों की इम्यूनिटी जो थी वो शहरी एसी में बैठे लोगों से अच्छी थी, इसीलिए वहाँ मृत्यु ज़्यादा नहीं होती है। खैर, तो ये हमने देखा। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। 6वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि भारत में खनिज और खनिज बेल्ट के प्रमुख वितरण पर चर्चा कीजिए, यानी मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल बेल्ट इन इंडिया। इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप रिटन फॉर्मेट में, जैसे यहाँ रिटन फॉर्मेट में लिखा गया है वैसे लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका डायग्राम बना दीजिए। मतलब डायग्राम का मतलब है एक मैपिंग कर दीजिए और उसमें इंडिया का मैप बनाकर जहाँ जहाँ ये बेल्ट हैं वहाँ वहाँ दर्शा दीजिए। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। थोड़ा सा लिख भी दीजिए और थोड़ा दर्शा भी दीजिए, क्योंकि ये 125 वर्ड्स की लिमिट वाला क्वेश्चन है और टोटल इसमें 10 नंबर मैक्सिमम आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में 10 नंबर पाने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप चित्रांकन कर देते हैं, नक्शा वगैरह बना देते हैं इस तरह के ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि भारत के पास एक रिच जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी बड़ी मात्रा, यानी उनका जो विशाल भंडार है वो मौजूद है। और इसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि जो दक्कन प्लेटू है, यानी दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा कहा जाता है, वहाँ पे ये बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, यानी अधिकतर इनकी जो उपस्थिति है वो उसी रेंज में पाई जाती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र इसमें डिवीजन कर दीजिएगा। तो देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेटू रीजन है, यानी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, उसमें कौन कौन से एरिया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि छोटा नागपुर है झारखंड का, इसके अलावा ओडिशा का प्लेटू है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। मिनरल्स यहाँ से कौन कौन से जनरेट होते हैं या यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसमें आप लौह एस्क को देख रहे हैं, आयरन ओर को। इसके अलावा कोल है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, माइका है, ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसके बाद आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन को। तो इसमें आपका गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अपलैंड्स जो वहाँ के हैं वो सब आते हैं, उच्च भूमि क्षेत्र, ये सब इसमें गिने जाते हैं। और मिनरल्स यहाँ से कौन कौन से मिलते हैं, तो जो फेरस मेटल हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लस एल्यूमिनियम का जो ओर है यानी बॉक्साइट वो यहाँ से प्राप्त होता है। हाई ग्रेड का आयरन ओर प्राप्त होता है, यानी उच्च कैटेगरी का ये होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और मैग्नीज और लाइमस्टोन भी यहाँ से मिलता है, जबकि कोल के डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये कितना यहाँ पे रिच रिसोर्स के तौर पे देखा जा रहा है। केरला ये मोनाजाइट और थोरियम के मामले में फेमस है, और गोवा में आयरन ओर हमें प्राप्त होता है। तो कहाँ से क्या प्राप्त होता है इसे आप एक मैपिंग के द्वारा बेहतर दर्शा सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं, ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र ही है लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, और इसमें आप अरावली और राजस्थान, गुजरात वाला जो एरिया है उसको देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर्वतीय जो श्रृंखलाएं हैं वो उतनी ऊंची तो नहीं है, घिसे हुए पर्वत के अवशेष हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मिनरल रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि मिनरल के तौर पे अगर आप देखिए तो मुख्य रूप से कॉपर और जिंक, राजस्थान में सैंडस्टोन, इसके अलावा ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, और डोलेमाइट को आप देख सकते हैं, लाइमस्टोन, साल्ट को देख सकते हैं। इस प्रकार की बहुत तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा हिमालयन बेल्ट में अगर चले आइए तो यहाँ भी कमी नहीं है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और पाया कहाँ जाता है ये भी दर्शा सकते हैं आप। ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट जो आसाम का है वहाँ पे ये प्राप्त होता है। इसमें कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, और तेल भी प्राप्त होता है कुछ हद तक। इसके बाद सेंट्रल रीजन में अगर आप चले आए, बीच वाला जो मध्य भारत का हिस्सा है, तो इसमें आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब आते हैं। और मिनरल के तौर पे अगर आप देखिएगा तो मैग्नीज है, इसके अलावा आपका यहाँ पे वेनस्टोन है, मार्बल है, ये सब चीज़ें यहाँ से पाई जाती हैं। अब इसमें हम ये लिख सकते हैं टोटल कुल मिलाकर, अंतिम में आपको एक सारांश देना पड़ेगा। तो सारांश के तौर पे आप ये लिख दीजिएगा कि भारत के पास अच्छी मात्रा में यहाँ मिनरल्स की एग्जिस्टेंस है। कुछ जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है या बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो वो हमें बाहर से आयात करने पड़ते हैं, लेकिन तब भी एक खनिज संपदा का समृद्ध भंडार यहाँ पे उपस्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं, 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा गया है कि इसे मॉडर्न इंडिया का फाउंडर कहा जाता है और इसी को हमें इलिबरेट करना है। देख लीजिए, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में जब भी नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, यानी गोद निषेध वाली जो नीति थी या राज्य हड़पने वाली, वही हमारे दिमाग में चली आती है। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में भी, डेवलपमेंट के सेक्टर में भी डलहौजी का अच्छा खासा योगदान था, तो उसको हमें लिखना है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर रहता है और ये ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने वाला अंतिम व्यक्ति था। इससे पहले वेलेजली ने यही काम किया था अपनी सब्सिडियरी अलायंस के द्वारा,
और वही काम डलहौजी करता है अपनी गोद निषेध नीति पर, यानी जो राज्य हड़पो नीति थी उसकी, फूट डालो और राज्य करो, अंग्रेजों का पूरा फंडा था, पॉलिसी थी, और उसमें डलहौजी ने अपनी तरफ से जोड़ दिया कि गोद लेना निषेध है, यानी दत्तक पुत्र जो होते थे, जो कि अडॉप्टेड होते थे, उनको यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाता था। तो इसके चलते बहुत से रजवाड़े इसके खिलाफ होते हैं और यहीं से 1857 का जो संग्राम होता है, यानी क्रांति होती है, उसकी फाउंडेशन तैयार होती है। और बाद में जो कैनिंग का समय है, लॉर्ड कैनिंग का समय होता है, उस समय ये भड़क जाती है, मतलब डलहौजी करके जाता है और उसका परिणाम कैनिंग भुगतता है। तो कुल मिलाकर ये हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसे लिखने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके महत्व को लिखिए। तो महत्व के तौर पे आप शिक्षा के क्षेत्र में इसके योगदान को लिख सकते हैं। तो एजुकेशन वाले सेक्टर में आप देख रहे हैं कि एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल्स जो हैं उसकी ओपनिंग होती है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ डेवलप होते हैं, और इसे फादर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी कहा जाता है, यानी डलहौजी को टेक्निकल एजुकेशन का पिता कहा जाता है। मतलब जो आज के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसका इसे एक तरह से फाउंडर माना जा सकता है। इसके बाद सेकेंड इसमें आप देख रहे हैं रेलवे को। तो यहाँ मुंबई से थाने ये पहली रेलवे चलाई गई थी, मतलब रेल लाइन बिछाकर यहाँ रेल चलाई गई थी, ये आप जानते हैं। तो ये 1853 वाला है, इसको आप लिख सकते हैं। टेलीग्राफ और पोस्ट की सेवाएं, इसके अलावा सोशल रिफॉर्म के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो रिलीजियस जो डिसेबिलिटी एक्ट था वो इसी के समय में आता है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं क्रिएटेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD की स्थापना, और मिलिट्री रिफॉर्म में अगर आप देखिए तो गोरखा रेजिमेंट वाला जो मामला था उसको आप जोड़ सकते हैं। बहुत कुछ इसमें जोड़ा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस, लैंड, रेवेन्यू, जस्टिस, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसे आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है वो सिर्फ हिंट है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि डलहौजी ने जो भारत का मॉडर्नाइजेशन था यानी आधुनिकीकरण था, उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया था, भले ही वो स्वार्थवश था लेकिन फिर भी करता है। 8वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसमें हमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है। किसके बारे में? तो ICT फॉर डी के बारे में। तो ICT फॉर डी का मतलब क्या है? ICT फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि ICT को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए इस्तेमाल करना, जिससे कि गरीब और पिछड़े वर्ग जो है उनको लाभ पहुंचे, ये इसका परम उद्देश्य है। लाभ यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है? तो बेनिफिट में यहाँ आप देख रहे हैं दिया हुआ है, इनेबल क्रिएटिंग बिजनेस मॉडल, बाउंडलेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा इंश्योर कनेक्टिविटी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल इकोनॉमी, इसे आप लिख सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीमीडिया, इसे आप लिख सकते हैं। और कवरेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद अदर बेनिफिट के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो इसमें एड्रेस मार्केट इन इफिशियंसी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा यूज इन डिजास्टर रिलीफ, यानी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपदाएं आती हैं तो उनका प्रबंधन आवश्यक होता है, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि रिड्यूस प्राइस वेरिएबिलिटी, मतलब ये जो मूल्य का वेरिएशन होता है उसको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप अन्य लाभों को देख सकते हैं। तो अन्य लाभों में आप देख रहे हैं कि बाजार की अक्षमता को ये दूर करता है, मतलब उसकी जो इरेगुलरिटी है उसको दूर करता है, उसके अंदर की कमियों को दूर करता है, ये सब आपने देखा। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि रिड्यूस प्राइस वेरिएबिलिटी। और एप्लीकेशन को देख लीजिए, तो एप्लीकेशन में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस के बारे में अगर कहा जाए तो ये सेवाएं जैसे कि आवाज़ हो गया, डाटा, मीडिया सेवा, विशिष्ट अनुप्रयोग, ये सब इसमें शामिल है। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ई सरकार मतलब ई गवर्नेंस, ये सब इसमें आता है। इसके बाद फ्यू एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिए इसमें उदाहरण के तौर पे, तो मौसम संबंधी जानकारी का प्राप्त होना, ये आप इसमें जोड़ सकते हैं। मिसाइल, ड्रोन आदि का जो चलना है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो कुल मिलाकर ये आज की एज के लिए एक वरदान है और समय और खर्च दोनों की ये बचत करता है। तो ये इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इसे आप इसमें लिख सकते हैं। तो अंत थोड़ा अच्छा करना चाहिए, उसे अपने शब्दों में करिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। और 9वें प्रश्न में हम देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम बीइंग फेस बाय फर्टिलाइजर सेक्टर इन यूपी। उत्तर प्रदेश में जो उर्वरक वाला क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी दिक्कतें प्रदेश के सामने हैं, ये हमें लिखना है। तो भारत के सभी प्रदेशों को अगर देखा जाए, मतलब जितनी भी यूटीज़ हैं या जितनी भी स्टेट हैं, तो उसमें यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ये आप जानते हैं। और इस वजह से यहाँ पर फूड की डिमांड भी ज़्यादा है, मतलब खाद्य आपूर्ति भी पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि जनता है तो खाएगी तो है ही। और इस वजह से यहाँ पर उत्पादन की ज़्यादा मांग होती है, यानी उत्पादन अच्छा होना चाहिए। प्रदेश इस मामले में आत्मनिर्भर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और उत्पादन आजकल का जो है, खेती के द्वारा जो भी उपजाया जाता है उसमें फर्टिलाइजर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जो ऑर्गेनिक या बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा उपज नहीं दे पाते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सही में बढ़िया उत्पादन चाहिए, औद्योगिक स्तर पर चाहिए, बेचने वाला चाहिए या उससे मुनाफा कमाना है,
तो वो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र से ही प्राप्त होगा। ये एक कड़वा सच है। भले ही आजकल हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने के चक्कर में जो बायो फर्टिलाइज़र है उसको प्राथमिकता देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं केमिकल वाले, ये तेज़ असर करते हैं और ज़्यादा इनका तगड़ा असर होता है, तो ये तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। और इसके मामले में अपने क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं, यानी उत्तर प्रदेश में। तो क्या समस्या है इसमें? पहली चीज़ तो ये है कि घरेलू उत्पादन कम होता है, यानी हमारा जो होम प्रोडक्शन है वो इसमें एकदम लो है, और इस वजह से भारी आयात करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। कच्चे माल की कम उपलब्धता है जो कि उर्वरक में इस्तेमाल किया जाता है, यानी उर्वरक को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो हमारे पास बहुत कम मात्रा में है, और यही कारण है कि यहाँ हम बना नहीं पाते। और एनपीके का अनुपात अच्छा नहीं होता है, तो इससे उपज कम होती है, यानी एनपीके का जो रेशियो है वो यहाँ पर सही नहीं होता यहाँ के बनने वाले उर्वरकों का। और कोई उचित अल्पकालिक या दीर्घकालिक नीति भी नहीं है, पॉलिसी यहाँ पर नहीं है, तो उसका अभाव भी एक बड़ी समस्या है। और उचित प्रशासन का अभाव, इसके अलावा जो अनुचित यहाँ नीति आवंटन है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारे मामले हैं इसमें। तो जो मेन प्रॉब्लम है उसको आप लिखिएगा। वैसे अगर प्रॉब्लम लिखेंगे तो पूरा एक पेपर ये समस्या से ही भर जाएगा, लेकिन यहाँ हमें एक शब्द सीमा के अंदर लिखना है। इसके बाद हमें ये भी लिखना होगा कि इन सब से ऊपर क्या हो सकता है। तो इन सब से ऊपर ये हो सकता है कि सरकार अपनी नीतियाँ सही करे, जो पॉलिसी बना रही है उसको मेंटेन करे, और अंदर का जो करप्शन है उसको दूर करने का प्रयास करे, और जो बाहर से आयात करना पड़ रहा है वो चीज़ें अगर अंदर ही उपलब्ध हो जाए या सस्ते भाव में उपलब्ध हो जाए तो जो लागत है वो घट जाएगी और इससे अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सकेगा। तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि ये समस्या थोड़ी कम हो जाए। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त ब्यौरा देना है, और इस संबंध में सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ये भी आपको लिखना है। तो इसमें देख लीजिए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का उद्देश्य है सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर तकनीकी और परिचालन सहयोग के माध्यम से साइबर स्पेस की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये इसका पर्पज है। लाभ इसमें क्या हो सकता है और उसके साथ साथ कार्यक्षेत्र क्या है। तो कार्यक्षेत्र इसमें आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग वाला है, मतलब यहाँ इंक्लूडिंग साइबर फॉरेंसिक्स है, मतलब इसमें जोड़ा गया है ये चीज़। इसके बाद आप देख रहे हैं टेस्टिंग फॉर लैब टेलीकॉम या आईटी इक्विपमेंट्स, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कुल मिलाकर ये जो साइबर सिक्योरिटी वाली पॉलिसी है ये साइबर सुरक्षा के लिए ही लाई गई है, लेकिन ये उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। अभी तक इसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, लेकिन यहाँ हमें उसकी बुराई नहीं करनी है, सिर्फ तारीफ करनी है। इसके बाद सरकार के द्वारा कदम क्या उठाए गए हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें CERT इन यानी नोडल कोऑर्डिनेटिंग एजेंट के तौर पे ये काम करेगा, और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक अवसंरचना संरक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है, जिसे कि आप NCI-PC के तौर पे देख रहे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम जागरूकता कार्यशालाओं का मतलब वर्कशॉप आयोजित करके लोगों को यहाँ अवेयर किया जाएगा, ताकि वो साइबर सिक्योरिटी के मामले में सचेत हो सके, क्योंकि आम जनता जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल बखूबी कर रही है, मतलब उसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना चुकी है, वह भी साइबर सिक्योरिटी के मामले में ज़्यादा सक्रिय नहीं है या ज़्यादा सचेत नहीं है। तो आए दिन ठगी के शिकार होते हैं, या फिर ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं, या शोषण के शिकार हो जाते हैं, कभी कभी मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये जागरूकता का अभाव है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि साइबर खतरों को हटाने के लिए बॉटनेट क्लीनिंग ऑफ मालवेयर एनालिसिस सेंटर भी सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है। तो इस प्रकार से जितनी भी सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां हैं या उठाए गए कदम हैं उसको आप इसमें जोड़कर लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने जो सेक्शन ए है उसको कंप्लीट किया है। अब इसके बाद सेक्शन बी हमारे सामने आता है, जिसमें कि वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स की, और इसमें 6 मार्क्स पर क्वेश्चन डिसाइड किया गया है, मतलब 6 नंबर ही आपको मैक्सिमम मिलने वाले हैं, पूरा नहीं मिलता है। अब इसमें से अधिकतम आप कितना प्राप्त कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें PM स्वनिधि योजना के बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं PM स्वनिधि योजना क्या है। यह योजना PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर नीति के नाम से भी जानी जाती है। नीति या निधि इसको कहा जाता है, क्योंकि ये आर्थिक संदर्भ वाली है, तो यहाँ नीति से संबंध नहीं है बल्कि निधि से है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तौर पे देखा जाता है। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब क्या है, जो खोमचे और ठेले वाले जो कि सड़क के किनारे अपना जीविकोपार्जन करते हैं, फुटपाथ पर सामान लगाकर, चाहे खाने पीने का या ज़रूरत का जो सामान होता है, तो उनके कल्याण के लिए सरकार के द्वारा ये नीति चलाई जा रही है। और इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 1000 रुपये प्रतिवर्ष के लिए सरकार देगी, और इससे शहरी क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता मिलेगी। 50 लाख सड़क विक्रेताओं को दिया जाएगा, मतलब ये जो स्कीम है इसका लाभ किसको मिलेगा, तो 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको प्राप्त होगा। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों आते हैं, तो इसको आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ये जो है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए है, यानी MSME सेक्टर के लिए है।
और इसमें 20 लाख करोड़ रुपए करीब लागत आएगी, मतलब इसका जो बजट है उसको बताया जा रहा है। और कोविड-19 के दौरान एमएसएमई सेक्टर जो है वो काफ़ी समस्याओं से जूझता रहा, तो यहाँ पर उसके मानदंडों में, उसकी परिभाषा में भी चेंजेस लाए गए हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा आलोचना के भी शिकार हुए हैं। उसके साथ साथ एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर इतना पैसा इसमें खर्च किया जाएगा, और यह इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन को, इसमें रॉलेट सत्याग्रह के बारे में आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि ये एनार्कियल और रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। और ये पास होता है, रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में पास होता है। इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप एक एक चीज़ जानते हैं। इसे काला कानून भी कहा जाता था। काला कानून क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें कुछ भी अपनी ओर से कहने या सुनने का हक ही नहीं बचा था। यानी जो कुछ करना है वो ब्रिटिश सरकार करेगी, आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ना तो आप कोई वकील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं, डायरेक्ट आपको सज़ा सुनाई जाएगी, वो भी आपकी बिना कुछ सुने। तो देख लीजिए इसमें कहा जा रहा है कि एवरी सिंगल इंडियन मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका प्रत्येक जो सिंगल मेंबर भी था, यानी एकमात्र सदस्य भी था लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो कि भारतीय था, उसके द्वारा इसका अपोज किया जाता है, यानी विरोध किया जाता है। तो ये विरोध करने योग्य था ही, इसमें बिना किसी ट्रायल के गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी कर सकती थी। और ये हैबियस कॉर्पस जो अधिकार होता है उसको निलंबित करने वाला मामला था। और जनरल डायर जो था वो इस सत्याग्रह में मुख्य अपराधी के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि राइट मेन रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की जो मेन रिकमेंडेशन है उसको आपको इसमें लिखना है। तो डोमिनियन स्टेट वाला जो मुद्दा था उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भाषाई प्रांतों के बारे में लिख सकते हैं। और क्या लिखिएगा, तो इसमें सेंटर और जो स्टेट है उनकी जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। धर्म और राज्य का बंटवारा, इस पर आप लिख सकते हैं, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, यानी राज्य का धर्म से अलगाव। इसके अलावा जो 19 फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि मौलिक अधिकारों के बारे में कहा जा रहा है, उसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार और यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, आदि जो 19 मौलिक अधिकार है वो इसका हिस्सा थे। और मुस्लिमों की सांस्कृतिक रुचि का संरक्षण करना ये भी इसमें शामिल था, और कोई अलग मतदान नहीं होगा ये भी इसमें शामिल था। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी उसके मुख्य बिंदुओं को सिर्फ आपको लिखना था। इसके बाद 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ अकबर कोर्ट। अकबर के दरबार के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे उनके नाम आपको बताने हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी लिख सकते हैं, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, फिर भी यहाँ पर 9 रत्नों के बारे में कुल मिलाकर लिखना है, क्योंकि वही महान व्यक्तित्व थे। हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारे योग्य व्यक्ति अकबर के दरबार में रहते थे। ये गुण ग्राहक था, यानी जितने भी गुणवान व्यक्ति होते थे उन्हें अपने यहाँ स्थान देता था और धर्म का भेदभाव नहीं करता था। ये सब उसकी नीतियाँ थीं। तो यहाँ आप देख लीजिए 9 रत्नों में बीरबल थे, इसके अलावा टोडरमल थे जो कि इसके रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे देखे जाते थे। आईने दहसाला प्रणाली के बारे में आपने सुना है। इसके अलावा तानसेन को कौन नहीं जानता, संगीतकार थे। अबुल फजल थे, अकबरनामा लिखने वाले व्यक्ति। इसके अलावा फैज़ी को आप देखते हैं। फैज़ी के अलावा शेख मुबारक, अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खां के पुत्र थे, और राजा मान सिंह और हकीम मुकम के तौर पे आप देखते हैं। तो ये हकीम हुकम या हुकुम या मुकम भी इन्हें कहा जाता था। तो ये इनके दरबार में रत्न के तौर पे दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ये जो व्यक्ति थे ये अपने अपने क्षेत्र के निष्णात व्यक्ति थे, यानी अपने क्षेत्र में माहिर थे, और इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और अकबर के दरबार में इन्होंने शरण ले रखी थी। यहाँ तक हम देखते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न में हमें शेरशाह सूरी के बारे में लिखना है। तो देखिए अकबर की लोग तारीफ करते हैं कि वो बड़ा ही कुशल बादशाह था। हर क्षेत्र में उसे अच्छी खासी नॉलेज थी और उसने कुशल तंत्र का निर्माण किया और उसके सहारे पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैलाया और उस पर शासन किया इस प्रकार से। लेकिन उसकी अधिकतर नीतियाँ थी या पॉलिसीज़ थी वो शेरशाह सूरी की नीतियों से मैच करती थी। उसने शेरशाह सूरी से बहुत कुछ सीखा था, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना कि उसने अपने पिता से नहीं सीखा था उतना उसने शेरशाह सूरी से सीखा था। क्योंकि उसने देखा कि किस प्रकार से शेरशाह सूरी हुमायूं को बैठी बिठाई गद्दी से उतार कर और वहाँ पर एकदम ज़मीन से उठकर वो आता है और उस सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लेता है। तो उसके अंदर कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज़ रही होंगी, और उसके बाद 5 साल तक वो जो सुधार के कार्य करता है वो लंबे समय तक शासन करने वाला कोई राजा नहीं कर पाया। तो ये सब चीज़ें अकबर को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और वो अपने दुश्मन से सीखता है। और अच्छे राजा का यही गुण होता है कि वो सिर्फ अपने दोस्तों की ही ना माने बल्कि दुश्मन के अंदर भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सीखे। तो देखिए शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था यानी ओरिजिनल नेम था वो फरीद था,
और बहार खां लोहानी जो शासक थे उनके अधीन ये काम करता था। और वहाँ पर क्या होता है, एक शेर के साथ इसकी भिड़ंत होती है और शेर को ये अपने एक खंजर के द्वारा मार डालता है, मतलब हाथापाई में मार डालता है। तो उसके बाद जो राजा है वो खुश होकर इसे शेर खां की उपाधि देता है। और बाद में जब जो चौसा का युद्ध होता है और उसके बाद बिलग्राम का युद्ध होता है, मतलब हुमायूं को ये पराजित कर देता है, तो शेर शाह की उपाधि को धारण करता है। इस प्रकार से इसका पूरा जीवन काल है, यानी एकदम साधारण इंसान से उठकर इसने राजगद्दी को प्राप्त किया। और ये कोई चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुआ था। हुमायूं जो था उसके पास तो बनी बनाई पृष्ठभूमि थी, यहाँ तक कि अकबर के पास भी, हालांकि अकबर को उतना आसान रास्ता उसका भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने बाप का बनाया हुआ साम्राज्य उसके सामने था और उसी पर आपको मतलब उसको अपने दुश्मनों को हटाकर शासन करना था। लेकिन शेर शाह सूरी के पास ऐसा कुछ नहीं था और उसने 5 साल में बहुत कुछ कर डाला। तो उसी के बारे में हमें लिखना है। और शेर शाह सूरी के द्वारा जो वंश स्थापित किया गया था ये अफगान डायनेस्टी थी और इसका जो नंबर था वो सेकंड था। ये दूसरा अफगान वंश था। इससे पहले जो पहला अफगान वंश स्थापित हुआ है वो सल्तनत काल के दौर में स्थापित हुआ था। अब इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें हमें फिश प्रोडक्शन टारगेट जो है बजट 2020-21 वाला, उस पर जरा मेंशन करना है, यानी प्रकाश डालना है। तो देखिए, फिश प्रोडक्शन टारगेट इज सेट टू 200 लाख टन बाई 2022-23, यानी 2022-23 का जो सत्र है वहाँ तक इतना करने का लक्ष्य है। और अनदर 45,000 एकड़ ऑफ एक्वाकल्चर टू बी सपोर्टेड, ये भी इसमें शामिल है। और फिशरी एक्सटेंशन थ्रू 3,477 सागर मित्रास, यहाँ पे जो सागर मित्र हैं उनकी बात की जा रही है, और 500 फिश EPO, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो फिशरी है, यानी जो ये मत्स्यन है, उसके क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो इसका एक्सपोर्ट है उसकी लागत यहाँ दी हुई है 1 लाख करोड़ की। उसको यहाँ तक बढ़ाना, अभी तक ये इतना है नहीं, लेकिन 2024-25 तक इसकी लागत को इतना इसकी जो एक्सपोर्ट की लागत है उसको इतना इम्प्रूव करना, ये लक्ष्य है। तो यहाँ जो टारगेट बनाए गए हैं भविष्य के लिए वही हमें लिखने हैं। वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं उससे कोई खास मतलब नहीं है। जो फ्यूचर के टारगेट हैं 2025 तक के, उनको हमें इसमें इन्वॉल्व करना है। इसके बाद जो 8वें नंबर का प्रश्न है उसको देख लीजिएगा। इसमें हमें इग्नियस रॉक्स के बारे में लिखना है, यानी आग्नेय चट्टानों के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा होता है, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बीच का हिस्सा होता है वो पिघला हुआ होता है और उसके ऊपर जो ऊपर की परत होती है, यानी ऊपर की चट्टानें होती हैं, वो तैर रही होती हैं। और ऐसे में 2 चट्टानें अगर एक दूसरे की ओर प्रवाहित होती हैं तो उसमें से एक नीचे दब जाती है और दूसरी उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो अंदर की तापमान और गर्मी की वजह से, मतलब तापमान या गर्मी जो है और दबाव की वजह से, वो चट्टान पिघल जाती है और अंदर वो मैग्मा का रूप धारण कर लेती है। अब वही एनर्जी बाहर निकलना चाहती है तो उसको स्रोत चाहिए होता है, तो वो दरार बनाकर बाहर आती है और उसी दरार में जो मैग्मा सूख कर जमता है उनसे इन चट्टानों का निर्माण होता है। या तो बाहर निकल कर जमे या फिर अंदर ही जम जाए। तो अलग अलग प्रकार की जो आग्नेय चट्टानें हैं, यानी इग्नियस रॉक्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। कुछ प्लूटोनिक होती हैं, कुछ बाहर वाली होती हैं, तो उन्हें आप लिख सकते हैं। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे ग्रेनाइट है, ग्रेबो है, बेसाल्ट है, ये सब चीज़ें हैं। और ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी अर्थ के अंदर की जो एनर्जी होती है वो अर्थ के सरफेस को तोड़कर बाहर आना चाहती है, तो वो एक छेद या एक दरार बना लेती है और उससे बाहर निकलती है। यानी लावा, गर्म गैसें, धुआं, जो भी ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है वो सब उस जमीन के दरार से बाहर आता है। समय के साथ साथ वो जो ढेर उससे बाहर आता है वो उस छेद के चारों ओर इकट्ठा होने लगता है और एक कोन की आकृति धारण कर लेता है, एक शंकु बन जाता है, और वही बाद में एक ज्वालामुखी पर्वत के रूप में डेवलप हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये ज्वालामुखी का पहाड़ है। ये कोई प्राकृतिक संरचना, मतलब प्रकृति के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन ये अंदर से आया हुआ उभार नहीं होता है, बल्कि बाहर जमे हुए अवसादों का एक ढेर होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और एक बात और है कि इसमें कुछ जो क्रिस्टल होते हैं वो बड़े होते हैं इन चट्टानों के, और कुछ जो क्रिस्टल होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इसके पीछे रीज़न है कि कौन देर से जम रहा है और कौन पहले जम जा रहा है। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर ग्रेविटी है, और ग्रेविटी की वजह से गैसेस इसके चारों ओर बंद कर रह जाती हैं और उनकी डिफरेंट टाइप की लेयर्स डेवलप होती हैं, और यही हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि चारों ओर से हमें घेरे हुए है। इसके अंदर बहुत तरह की गैसें हैं, गैसों का मिश्रण है, लेकिन इसकी जो लेयर्स होती हैं उनमें डेंसिटी का फ़र्क पाया जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर का भी वेरिएशन होता है। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर्स होती हैं, खासतौर पे जो ट्रोपोस्फियर है या उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, तो यहाँ पर सघनता थोड़ी ज़्यादा होती है। ट्रोपोस्फियर में सर्वाधिक होती है, और जितनी भी क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहीं पर घटती हैं, जैसे कि चक्रवात है, तूफान है, आंधी है, बरसात है, ये सब कुछ।
उसके बाद इससे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है जहाँ की ओजोन परत पाई जाती है। हालांकि ओजोन परत की कुछ जो हिस्से हैं वो क्षोभ मंडलीय सीमा यानी ट्रोपोस्फीयर की अपर लेयर में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो ट्रोपोस्फीयर की अपर लेयर है और स्ट्रेटोस्फीयर की जो नीचे की लेयर है, लोअर लेयर, उनमें ओजोन परत एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आमतौर पर अगर सामान्य क्रिया के तौर पर देखें तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक इन लेयर्स में आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी एकदम से ट्रोपोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं और एक्सोस्फीयर तक जाते हैं, तो टेम्परेचर में गिरावट आती है। एक कॉमन जो दृष्टिकोण है उससे देखा जाए तो अब कहीं कहीं कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जैसे आपने वो देखा ओजोन लेयर के बारे में, तो ओजोन लेयर क्या करती है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसको सोखती है और इसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो इस एरिया में टेम्परेचर अधिक होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लेयर्स दी हुई हैं और उनकी मोटाई दी है। तो इस क्वेश्चन को हल करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक फिगर बना लीजिए अर्थ का और उसके चारों ओर इन लेयर्स को दर्शा दीजिए और उसके साथ ये जो रेंज दी हुई है इसको लिख लीजिएगा। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो फिगर वाला मेथड जो है वो ज्योग्राफी में हमेशा ही फायदेमंद होता है। इसको बनाने में जरा भी संकोच नहीं करिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। इसमें WTO के बारे में हमें लिखना है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1995 में और माराकेश एग्रीमेंट जो है वहीं पर गाट का मतलब ये है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, इसको यहाँ रिप्लेस किया जाता है और इसी की जगह पर WTO की इस्टेब्लिशमेंट होती है। और ये जो गाट है इसका जनरेशन होता है कब, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यानी WW2 के बाद होता है। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें 164 मेंबर हैं और जो लास्ट वाला मेंबर अभी इसमें इंक्लूड हुआ वो अफगानिस्तान था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसके द्वारा जो पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं उसमें वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है, इसके अलावा वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो इसके द्वारा पब्लिश की जाती हैं। ये हमने देखा। और ये संसार का जो पूरा व्यापार है, यानी दुनिया का जो व्यापार है उस पर अपनी निगरानी रखता है और समानता बनाए रखने का प्रयास करता है। यहाँ तक हमने सेक्शन बी को पूरा फिनिश किया है। सेक्शन सी को देखिए, यहाँ 25 वर्ड्स की लिमिट है और 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन 1 को आप देख रहे हैं, इसमें सी ब्रिज या समुद्र सेतु के बारे में कहा जा रहा है। तो ये एक ऑपरेशन है। और ये किस तरह का ऑपरेशन है, तो ये मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं है, ये नेवी ऑपरेशन है। भारतीय नौसेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा था उसमें विदेशों में फंसे हुए जो भारतीय नागरिक थे उनको अपने देश में लाया जाए। उनको अपने देश में लाने के लिए यहाँ पर ये पहल चलाई जा रही थी। और इसमें रक्षा मंत्रालय के अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, यानी विदेश मंत्रालय है, और गृह और राज्य सरकारें, ये सब इसमें जुड़ी हुई थी और सबकी मिलीजुली पहल के साथ ये काम हो रहा था। इसके बाद सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है मिसाइल पार्क के बारे में। मिसाइल पार्क और ICGS सचेत के बारे में हमें बताना है। तो इसको अग्निप्रस्थ भी कहा जाता है। इसका जो नेक्स्ट नाम है वो अग्निप्रस्थ भी है। ये INS कलिंग पर स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ होगी, INS कलिंग पर होगी और इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और सचेत क्या है, सचेत एक अपतटीय गश्ती पोत है। सचेत के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल के तौर पे देखा जाता है। इसका काम क्या है, पेट्रोलिंग करना। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं हड़प्पा को। तो हड़प्पा के बारे में अगर आप कहिए तो ये माउंट गोमरी जो पंजाब का प्रांत है, मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब का हिस्सा है, उसमें एक जगह है और वहाँ पर ये रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, यानी जो उसका लेफ्ट बैंक है वहाँ पर स्थित है। और इसमें 6 ग्रेनरी मिली है। इसके अलावा वर्कमैन क्वार्टर्स मिले हैं। रेड सैंडस्टोन जो नरधड़ प्राप्त हुआ है नीचे का हिस्सा वो हमें मिला है। इस प्रकार से इसके अलावा जो सीमेट्री है R37 और H वो यहाँ से मिली है। तो क्या क्या यहाँ से मिला है और इसका महत्व क्या है थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क को अशोक, दूसरे अशोक के तौर पे भी देखा जाता था। कुषाण वंशीय जितने भी शासक थे, कुषाण डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे, उनमें ये बहुत ज़्यादा फेमस था। इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी। और ये महायान शाखा जो बौद्ध धर्म की है उसको फॉलो करता था, उसका अनुयायी था। मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली, इन दोनों को ये सपोर्ट करता था। कला और साहित्य में इसकी गहरी रुचि थी। ये खुद उत्कृष्ट स्तर का विद्वान था और विद्वानों का सम्मान करता था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और शक संवत की जो शुरुआत होती है 78 AD वाली, उसको भी आप इसमें जोड़ दीजिएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर आप देख रहे हैं, इसमें नगर वन के बारे में कहा गया है। नगर वन प्रोग्राम या अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम, ये क्या चीज़ है, तो इट हैज़ बीन लॉन्च टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर पर्टिकुलरली इन अर्बन एरिया, यानी जो अर्बन एरिया है वहाँ पर फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, ये इसका पर्पज़ है। और इसका एम क्या है, यहाँ लक्ष्य रखा गया है कि 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस इंडिया नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब यहाँ अगले 5 वर्षों में भारत में करीब 200 जो अर्बन फॉरेस्ट हैं उनको डेवलप करना।
असल में देखिए, अब समस्या ये है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, खासतौर पे हमारे देश की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया के बारे में हम क्यों देखें जब अपने देश में ही स्थितियाँ खराब हैं। तो अपने देश की स्थिति ये है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ज़्यादा हो गई है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम ये चाहें कि एकदम निर्जन और वीरान इलाका हो और वहाँ पर हम बहुत सारे पौधे रोककर जंगल उगा लें, तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जंगलों को मनुष्य के साथ ही रहना है या मनुष्य को जंगलों के साथ रहना है, ये ज़्यादा सही बात है। दोनों को साथ साथ यहाँ विकसित करना यही आवश्यक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम यही सीखते हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है उसी के साथ साथ जंगलों का भी उगाने का काम शुरू करते हैं, पेड़ लगाना शुरू करते हैं अर्बन एरिया में जहाँ भी कच्ची ज़मीन है। और इसका नतीजा क्या होगा कि हरियाली फिर से पैदा होगी, यानी ऊंची ऊंची इमारतें तो रहेंगी, प्रदूषण भी रहेगा, पॉपुलेशन भी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ पेड़ भी रहेंगे। तो ये कुछ राहतकारी स्थितियाँ हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोग्राम है ये चलाया जा रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसे भारतीय खेल प्राधिकरण ने नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन के सहयोग से लॉन्च किया है और इसका जो पर्पज़ है वो भारत में खेल कल्चर को बढ़ावा देना है, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है और लोगों को ट्रेंड करना है। दोनों चीज़ें, ट्रेनिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो ट्रेनिंग भी ये देगा। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन में आप चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम को देख रहे हैं। ये क्या चीज़ है, तो इसकी शुरुआत करने वाला जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। 12 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था और इसमें सेलेक्ट होने वाले लड़के या लड़कियों को 1000 रुपये और 1200 रुपये क्रमवार तरीके से दिए जाएंगे। यानी जो बॉयज़ हैं उनके लिए 1000 है और जो गर्ल्स हैं उनके लिए 1200 है, यानी 1200 है। इस प्रकार से हम इसमें लिखते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो बाल श्रम में लगे हुए जो बच्चे हैं उनको एजुकेटेड बनाना, यानी शिक्षित बनाना, ये इसका पर्पज है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे संथाल रिबिलियन के बारे में हमें लिखना है। संथाल विद्रोह क्या था, तो देखिए यह संथालियों के द्वारा किया गया था, नाम से स्पष्ट है यहाँ विद्रोह का नाम। और इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू जो थे उन्होंने बिहार वाले एरिया में किया था। 1885 से लेकर 56 तक ये चलता है। और इसका जो डेट है यहाँ पे 1856 वाला जो दौर है उसे आप देख रहे हैं। और इट वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ जमींदार एंड मनी लैंडर्स। जो साहूकार और जमींदार इनका शोषण कर रहे थे, इन्हें सता रहे थे, उनके खिलाफ ये बगावत थी। और इसमें ये ब्रिटिशों के भी खिलाफ हो जाते हैं। तो पहले इनका रुख जमींदारों की तरफ होता था, लेकिन जब देखते हैं कि जमींदारों का संरक्षण ब्रिटिश आर्मी कर रही है तो इनका जो गुस्सा है वो ब्रिटिशों के प्रति भी उतना ही भर जाता है और अंत में घनघोर भिड़ंत होती है। अंग्रेज जो है बड़ी बेरहमी से इनका दमन करते हैं, मतलब गोली बंदूक से इन्हें भून डालते हैं और बेरहमी से मारते हैं। कई बार लाशों के टुकड़े करवाकर चौराहों पर फिकवा दिए जाते हैं। इस प्रकार से काम होता है। इसके बाद आप 9वें नंबर पर देख रहे हैं यहाँ 84 देश के बारे में। और एक बात और है कि जो संथाल थे वो बड़े ही जीवट, जुझारू प्रवृत्ति के थे। ये आसानी से हार नहीं मानते थे और इनके पास कोई गोली बंदूक नहीं होती थी तो ये तीर कमान से अपना काम करते थे। तीर कमान के सहारे ये अंग्रेजों को शूट कर देते थे और अंग्रेज मारे जाते थे। 9वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं 84 देश के बारे में। तो शाहमल एक स्थानीय ग्रामीण थे जिन्होंने कि 1857 के रिवोल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये शाहमल के नाम से थे और इन्होंने 84 गांवों के मुखिया और किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया था। इसीलिए इसका नाम है 84 देश। देश का मतलब है देसी जो क्षेत्र हैं, मतलब गाँवों की बात हो रही है। और 84 मतलब इनकी संख्या थी। तो 84 गाँवों को इकट्ठा करके उनका एक यूनियन बनाकर और बगावत के लिए तैयार होना, यानी एक पूरी सेना तैयार कर लेना, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय कदम है। और इसका इन्हें अच्छा खासा अंग्रेज जो है वो पुरस्कार भी देते हैं। इनके साथ इतनी नृशंसता अपनाते हैं, इनका सिर काटकर चौराहे पर टांग देते हैं और शरीर के टुकड़े करवा देते हैं। ये इनके साथ काम करते हैं। इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद चावल की फसल पर आपको 10वें नंबर का जो टॉपिक है वो लिखना है। देखिए चावल के मामले में अगर प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो हमारा जो देश है वो 2nd पोजीशन पे है। चीन पहले स्थान पर है। हालांकि जो राइस फील्ड है अगर उनकी बात की जाए, जो पैडी की फील्ड है, तो उसमें हम पहली पोजीशन पे हैं। क्षेत्रफल हमारे पास ज़्यादा है लेकिन उत्पादन उनका ज़्यादा है। कारण क्या है कि हमारी मौसम आधारित कृषि है और जो हमारे दादा परदादा पुरखे हमें लगाने का तरीका सिखा के गए हैं धान की फसल, उसी को हम अपनाते हैं और उसी एक धर्रे की खेती को करते हैं। तो इससे प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने की आवश्यकता है। हालांकि इस दिशा में अनुसंधान और प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो आम किसान है वहाँ तक वही जो पारंपरिक विधियाँ हैं वही चल रही। तो इसे आप लिख सकते हैं। फिलहाल इसमें आप ये लिख दीजिएगा कि चावल जो है ये भारत का मुख्य भोजन है। भारत के कुछ क्षेत्रों का, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ चावल खाया ही नहीं जाता है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ चावल ही खाया जाता है, आपको रोटी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से एरिया है। चूँकि भारत जो है वो डाइवर्सिटी युक्त है, यहाँ विविधता है, रंग बिरंगे लोग और रंग बिरंगी जलवायु है। तो कुल मिलाकर चावल एक महत्वपूर्ण खाद्य कहा जा सकता है, लेकिन ये मुख्य भोजन है ये नहीं कह सकते।
इसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि ये खरीफ की फसल है, ये किस मौसम की फसल है ये आपको लिखना है। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान रहेगा तभी इसका प्रोडक्शन बढ़िया होगा, और वर्षा भी बहुत बढ़िया चाहिए, इसको नमी वाली जो जलवायु है वो चाहिए होती है, और साथ में टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी तटीय और डेल्टाई प्रदेशों में ये उगाया जाता है, और ये कृत्रिम वेटलैंड का भी फार्मेशन करता है। जो धान के खेत होते हैं उनमें पानी भरा जाता है, और पानी भरा जाता है तो ये एक तरह से वेटलैंड का उस समय रूप धारण कर लेते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल वेटलैंड है जो कि तत्कालिक तौर पे वाष्पन की क्रिया करते हैं या अलग अलग प्रकार से एक प्राकृतिक आवास का भी निर्माण करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कहा जा रहा है। तो जैविक खेती, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल जो पेस्टिसाइड्स है उनको यूज़ नहीं करेंगे। जो भी हम इस्तेमाल करेंगे वो सब हर्बल होगा या देशी होगा, मतलब इसमें जो हानिकारक उत्पाद हैं उनके बिना हम खेती करेंगे, ये टारगेट होता है। और पर्यावरण को हम प्रभावित नहीं करेंगे, जैसे गोबर आदि, मतलब गोबर की खाद जो होती है, गाय का जो गोबर या भैंस का गोबर होता है उसको एक घूरा बनाकर, घूरा मतलब ढेर होता है गोबर का, तो वैसा बनाकर इकट्ठा करते हैं और वहाँ सड़ाते हैं, या फिर बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसमें डालते जाते हैं, तो वो समय के साथ सड़ जाता है, और जब सड़ जाता है तो उसको निकाल कर खाद के रूप में खेत में छिड़कते हैं, तो ये काफ़ी उपजाऊ होता है ऐसा माना जाता है। लेकिन ये यूरिया, डाई और पोटाश की बराबरी नहीं कर सकता, ये एनपीके की बराबरी नहीं कर सकता। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले के किसान गोबर की खाद और बैल की खेती करके ही बढ़िया अनाज उपजा लेते थे। तो बढ़िया अनाज क्या उपजाते थे, उस समय की आवश्यकताएं ही इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस समय पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी। अब आज के समय की जो जनसंख्या है, पूरा जत्था जुटा हुआ है, तो उसको खिलाने पिलाने के लिए बढ़िया मात्रा में उत्पादन चाहिए, और खेतों की तादाद पहले से कम हुई है, खेत पहले से घट गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें कम ज़मीन में ज़्यादा उपजाना है, तो इसके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र एकमात्र रास्ता दिखाई देता है, और किसान मजबूर होकर ये काम करता है। तो इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसमें ऑपरेशन नमस्ते, ये आपका अगला वाला इसमें 12वें नंबर का है। देखिए, यह सेना प्रमुख के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य था कोविड के समय सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना, और इसका उद्देश्य था कोरोना वायरस को फैलने से रोकना और महामारी से सुरक्षा बलों की सुरक्षा करना। मतलब जो हमारी सेना के जवान थे, जो सुरक्षा बल थे, उनमें कोरोना का प्रकोप देखा गया, और ऐसा लगा कि इन्हें अगर इन्फेक्शन इनमें रोका नहीं गया तो पूरी जो सेना है वो संक्रमित हो सकती है, या सुरक्षा बल जो है वो बीमार हो सकते हैं, और ये घातक परिस्थितियाँ थी। तो इससे बचाव के लिए ऑपरेशन नमस्ते यहाँ पर लॉन्च होता है। इसके बाद जो अगला इसमें टॉपिक है 13वें नंबर का, वो है सूर्य गुजरात का। तो सूर्य गुजरात क्या है? देखिए, गुजरात को रैंक फर्स्ट प्राप्त हुई है डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में, विथ 64% डोमेस्टिक सोलर इंस्टॉलेशन। मतलब यहाँ पे 64% जो सोलर इंस्टॉलेशन है, सोलर प्लांट की इंस्टॉलेशन है, वो देखी गई है, और ये काबिल तारीफ है, और इस मामले में ये पहली रैंक पर है। महाराष्ट्र को इसमें सेकेंड रैंक प्राप्त हुई है, और गुजरात के पास ह्यूज पोटेंशियल है सोलर एनर्जी के लिए, ये हम देख रहे हैं। इसके बाद 14वें नंबर में आप AIIB के बारे में देख रहे हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 2016 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में काम करता है, और इसका जो लीड करने वाला देश है वो चाइना है। इतना हमने इसमें देखा। इसके बाद ओपेक के बारे में देख लीजिए। तो ओपेक है क्या? ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, और इसमें अभी तक जो मेंबर हैं वो 13 मेंबर्स हैं। ये तेल निर्यातक देश हैं, और तेल की जो आवाजाही है उस पर अपना ये नियंत्रण स्थापित करते हैं, एक तरह से यूनियन बना रखी है, और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है। यह प्रमुख तेल उत्पादन का गठन करता है, और वैश्विक कच्चे तेल के बाजार को ये कंट्रोल में रखता है, ये इसका काम है। इसके बाद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में आप देख लीजिए, ये अगला टॉपिक है। इसमें सरकार ने इसमें 103 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है, मतलब इतना इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, और इसका उद्देश्य है ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, नवीकरणीय ऊर्जा या पारंपरिक शक्ति, रेलवे आदि जैसी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सुविधाएं हैं, उसका निर्माण करना, ये हमने इसमें जोड़ा। इसके बाद जो राजकोषीय घाटा है उस पर हमारा अगला वाला है, यानी फिजिकल डिफेक्ट के बारे में कहा जा रहा है। तो ये एक तरह का डिफरेंस होता है, अंतर होता है किसके बीच में? तो रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स होती हैं उसके बीच में, प्लस नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच में, और उसके बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसको इसमें से मतलब इसमें ऐड करके देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये डिफरेंस है। और राजकोषीय घाटा, ये जो राजकोषीय खजाना होता है या राजकोष होता है उसके अंदर जो हानि होती है उसको दर्शाता है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और बजट एस्टिमेट फॉर इट, और इसके लिए जो बजट एस्टिमेट है वो कितना है? 3.5% है। इस प्रकार से इसमें जोड़ा जा सकता है। और यह सरकार की जो कुल उधार आवश्यकताएं हैं, यानी कितनी कमी आ रही है तो कितना आपको ऊपर से लोन लेना पड़ेगा, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें विवाद से विश्वास स्कीम,
ये जो स्कीम है इस पर आपको प्रकाश डालना है। विवाद से विश्वास, इसका उद्देश्य डायरेक्ट टैक्स के जो मुकदमे हैं, जितने भी मुकदमे होते हैं उसमें उनके मामलों को कम करना है और 31 मार्च 2020 तक केवल विवादित कर का भुगतान करने की परमिशन देता है और यह उसका ब्याज और जुर्माना माफ़ करता है। मतलब जितने भी इसमें आवेदक हैं और जिनके मामलों में अपील लंबित है वहाँ पे करदाता को लाभ दिया जाता है। मतलब यहाँ पे टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनके मामलों की सुनवाई की बात कही जा रही है, तो उससे इसका संबंध है। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन पर पूछा गया है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और साइंस से भी इसका रिलेशन है, मतलब फिजिक्स से। इसमें आप देख रहे हैं कि रोटेशन जो है वो एक प्रकार का मूवमेंट होता है और उसे अर्थ पर समझाया गया है, लेकिन जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें आप रिवॉल्यूशन को भी देख सकते हैं और रोटेशन को भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर पथ जो है वो वृत्ताकार होता है। जब वस्तु एक गोलीय परिधि पर यानी एक सर्कुलर जो एरिया है उस पर, उसके बॉर्डर पर चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक गोलीय पथ पर चलती है, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको यहाँ पर रोटेशन कहा जाता है, माफ कीजिएगा रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और अगर एक ही स्थान पर खड़ी होकर वहीं गोल गोल घूमे कोई भी चीज़, जैसे आपने बचपन में खेला होगा, एक ही जगह खड़े होकर उसी स्थान पर हाथ फैलाकर गोल गोल घूमते थे, तो ये जो क्रिया होती है इसको रोटेशन कहा जाता है। तो हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और सन के चारों ओर उसका रिवॉल्यूशन होता है। तो इसको हम बतौर एग्जाम्पल और बाई डायग्राम दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप एक फिगर बना सकते हैं, बीच में सन और चारों ओर अर्थ, और एक इलेप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें ये चारों ओर रिवॉल्व करती है। और सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि जितने भी प्लैनेट या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हमारे सोलर सिस्टम में हैं वो सब यही काम करती है। सन की ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो सब इस ग्रेविटी में फंस कर रह गए हैं और उनकी मजबूरी है इसके चारों ओर रिवॉल्यूशन करना। तो हमारी अर्थ जो है वो कुछ इस प्रकार से चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है और एक चक्कर पूरा करने में 365 डेज, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, ये 365 से ही 1/4 दिन होते हैं, ये इतना समय लगता है। तो 4 साल का जो गैप होता है उस पर एक दिन बढ़ जाता है और यही कारण है कि फरवरी उस दिन 29 दिनों की हो जाती है 28 की अपेक्षा। तो इस प्रकार से वो जो वर्ष होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है। और अर्थ को अपने एक्सिस पर रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से डे और नाइट वाला जो सिस्टम है वो चलता है। ये क्रियाएं हैं। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट एंड एग्जाम्पल, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें साधारण सभा के समान उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्येक घर के अधिकांश सदस्य शामिल होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखिए तो नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना या संसद में कोरम आदि का जो मामला होता है उसको इसमें इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमने इस मॉडल प्रश्न पत्र पे चर्चा की है और ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।